नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कानून की बात में। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बीमा लोकपाल के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित होता है। आने वाले समय में कब किसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए भविष्य के अनिश्चितताओं से बचने के लिए एक चीज़ जो हम जानते हैं वो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेना। लेकिन इसमें किसी तरीके की समस्याओं का, शिकायतों का, परेशानियों का सामना हमें ना करना पड़े, इसीलिए हमारे साथ हमारे मौजूद होते हैं हमारे लोकपाल। जी नहीं, साधारण लोकपाल नहीं, ये बात हो रही है बीमा लोकपाल के बारे में। और इसी विषय में हमें सारगर्भित जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान राजीव दत्त शर्मा जी। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम बीमा लोकपाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही सारगर्भित विषय है आज के समय को देखते हुए। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर बीमा लोकपाल कहते किसे हैं? ये एक मैकेनिज्म है जिसका पर्पस बेसिक ये है कि जितनी बीमा रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक जगह पे निवारण हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसे कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भारत में 90s के बाद आना शुरू हुआ। पहले ऐसा था कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर था उसी में बीमा कंपनीज थी। बाद में आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी बीमा कंपनीज आ गई, बीमा क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ जी। तो उसी हिसाब से फिर लोगों की शिकायतें, ग्रीवेंसेस वो भी बढ़ गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सबसे पहले बैंक्स में ये कंसेप्ट आई थी लोकपाल की 95 में जी। और 96 ऑनवर्ड्स फिर ये डिसाइड हुआ कि बजाय लोगों को एक सिंगल डेस्क क्लियरेंस हो जहाँ पे उनकी जो भी बीमा संबंधित जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो दूर हो पाए जी। तो 96 से ये बीमा लोकपाल का कंसेप्ट जो है भारतवर्ष में आया। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आया, हम यदि तुलना करें आज के समय की पहले के समय से, तो आज हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारा खान पान बदल रहा है। पहले की तुलना में भले ही हमारे सामने सुविधाएं बहुत सारी आ गई है, हम आलीशान जीवन जीने लगे हैं, लेकिन एक चीज़ हम सब मानते हैं कि बीमारियां भी बढ़ी हैं, संकट बढ़े हैं। इसीलिए लोगों का जो रुझान है वो इंश्योरेंस की तरफ हुआ है और पहले से बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस आज के टाइम में लेने लगे हैं। तो क्या ऐसे कारण रहे कि अब इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है? तो ये जो पद है इसको लाने के पीछे के कारण क्या रहे एक्चुअल में? इसका कारण यही था कि जब ये एक्सपेंशन हुआ जी। और 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अलावा 50 से ऊपर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी आ गई और इंश्योरेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा फैल गया जी। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा मेडिकल में, हेल्थ में भी, व्हीकल्स में, हर चीज़ में लोग इंश्योरेंस लेने लगे। तो एक मैकेनिज्म चाहिए था कि अगर लोगों को कुछ इसमें कुछ कठिनाई आती है या किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है उन लोगों के साथ, तो नॉर्मल कोर्ट्स में अगर वो जाते हैं या कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो वहाँ बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये डिसाइड हुआ कि एक सेंट्रलाइज एजेंसी हो, एक ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जहाँ पे सिंगल विंडो रिड्रेसल हो जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 96 में ये कंसेप्ट आया। इसके बाद 2017 में इसमें और अमेंडमेंट्स की गई और 2021 में इसमें अब ना केवल बीमा कंपनीज हैं बल्कि उनके एजेंट्स जी, ब्रोकर्स जी, उनको भी इसके जुरिसडिक्शन में लाया गया है। और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत जल्दी आपकी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो सके। और आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समय ही है कि हमें समय बचाना है, हमारा काम भी हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। सर, एक्चुअल में यदि हम देखें तो ये जो मामले इनके समक्ष लाए जाते हैं बीमा लोकपाल के समक्ष, ये किस तरीके के मामले होते हैं? ये हमारे पास सब तरह के मामले हैं। जिस आदमी ने जो भी बीमा लिया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को इंश्योर करवाया है उसने, या हेल्थ को करवाया है, या अपने कुछ हाउस होल्ड गुड्स हैं, और अभी 2021 में तो MSMEs को भी उसमें ले लिया गया है। तो सब तरह के बीमा जो हैं उससे संबंधित कोई भी शिकायत हो, मान लीजिए कंपनी जो है उसका क्लेम देने से मना कर रही है या पार्शली क्लेम दे रही है जी। या
उसको किसी भी रीज़न से रेपुडिएट कर रही है, या उस आदमी को इंश्योरेंस की पॉलिसी समझ नहीं आई, उसको ये लगता है कि मेरे साथ किसी तरह से कुछ अनजस्ट हुआ है, अन्याय हुआ है, मेरे को मिससेल करके इंश्योरेंस बेच दी गई है, तो हर तरह की शिकायत के निवारण के लिए ये बीमा लोकपाल ऑफिस स्थापित किया गया है। और ये चीज़ काफ़ी देखने में आती है, एक बार को जब बीमा एजेंट हमारे सामने आते हैं, हम थोड़ा सा टर्म्स कंडीशंस भी देखते हैं और जो वो बताते हैं हम उनकी बात पे विश्वास करते हैं कि हमें इस तरीके से ये प्लान समझाया गया है, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम अग्री हैं, हम सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन कई बार कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ये वाली कंडीशन तो थी ही नहीं। ऐसे मामले इनके अंदर आते हैं। इसमें मैंने वो बताया आपको कि इसको बड़ा इन्होंने एलेबोरेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। उन्होंने कोशिश की है कि आदमी को कोई भी डाउट हो जो पॉलिसी उसने ली है, वो डाउट की किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन के लिए वो बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकता है, जहां उसको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उस तरह की पॉलिसी मेरे साथ नहीं है। सर, हम ये तो देखते हैं कि अब बीमा तक लोग बाग बहुत ज़्यादा पहुंच चुके हैं। हर आदमी लगभग वो चाहता है कि जब हमारे ऊपर संकट का समय आए, तब एक तो वो टाइम होता है जब हम शारीरिक रूप से परेशान हैं, हम मानसिक रूप से भी परेशान हैं, लेकिन कम से कम हम आर्थिक रूप से परेशान तो ना हो, इसीलिए हम इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आज भी ये बीमा लोकपाल जैसे पोस्ट हमारे पास हैं, ऐसे मंच हमारे पास है, इनकी जानकारी सभी लोगों को नहीं है। तो कहाँ से हम इनकी जानकारी प्राप्त करें और किस प्रोसेस के तहत इन शिकायतों को सुलझाया जाता है? इसीलिए हम लोग जो है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर साल नवंबर के महीने में एक पूरा पखवाड़ा मनाती है। अच्छा। उस पखवाड़े में हम लोग सेमिनार्स करते हैं, प्रेस मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, जो आम हमारे लोग हैं, जो इंश्योरेंस धारक हैं, उनके साथ सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स करते हैं, लीफलेट्स बांटते हैं, ताकि सब लोगों में ये अवेयरनेस आए। और हम लोगों का जो ग्रीवेंसेस, आप किस तरह बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो मैकेनिज्म इतना इजी रखा हुआ है हमने कि उसमें आप जो आम एक साधारण बीमा धारक जो है, अगर उसको शिकायत है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें एक सिंगल लेटर लिख दे, एक सामान्य डाक से भेज दे, रजिस्टर पोस्ट से भेज दे, हमारे पास फिजिकली आके शिकायत कर सकता है। और इसके साथ अभी हमने ऑप्शन ये भी दिया है, कोविड काल में बहुत सारे लोग घरों में रहते थे और कोशिश होती थी कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट मिनिमम हो, तो ऑनलाइन मैकेनिज्म हम लोगों ने रखा है। तो हमारी साइट है बीमा लोकपाल की, जिसमें आप लोग जाएं तो आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और वो भी बहुत इजी है। वो हमारी साइट पे आपको जाते ही ओम्बड्समैन के सबके एड्रेसेस आ जाते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन मिल जाता है। इसके अलावा हमारा उसमें ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट करने के लिए इमीडिएटली वो अबाउट अस करके आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाता है कि आपकी अगर कंप्लेंट है तो आप कंप्लेंट सेक्शन में जाते हैं, उसको क्लिक करेंगे, आप अपने साथ जो भी आपका शिकायत है उसको आप जो है उस पर अपलोड करिए, उसको क्लिक करिए। आपको इवन यहाँ तक उसमें फ़ायदा है कि हम लोग OTP भेजते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो उस OTP से आप बाद में मॉनिटर भी कर सकते हैं कि मेरी शिकायत का स्टेटस क्या है। और सबसे बड़ा इसमें बीमा लोकपाल में जो फैसिलिटी है कि पहले क्या था कि आप जब ये बीमा लोकपाल कंसेप्ट नहीं थी तो आप नॉर्मल कोर्ट में जाते थे। तो कोर्ट में जाते थे तो जैसे वो आपने वो सुना हुआ है, बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग है, तारीख पे तारीख पड़ती थी। तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो या नॉर्मल कोर्ट्स हो, तो उनका जुडिशियल प्रोसेस ऐसा था कि उसमें बहुत टाइम लगता था। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है टाइम लिमिट फिक्स है कि हमें हर शिकायत को 90 दिन के अंदर उसका निवारण करना है। और हमारी कोशिश होती है कि 90 दिन क्या, हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे भी कम पीरियड में, 1 महीने में, 1.5 महीने में उसका निवारण हो जाए। और सबसे इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो कंसेप्ट है बीमा लोकपाल की, ये आर्बिट्रेशन आपने सुना होगा, ये कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन। तो उसके
ऊपर बेस्ड है ये। तो ये नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है कि आप शिकायत करेंगे, फिर हम नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद आपको सुनेंगे, दूसरी कंपनी को सुनेंगे, कोई विटनेसेस आएंगे, लोग एडजॉर्नमेंट लेंगे। तो वो सब हमने ख़त्म किया हुआ है। इसमें सीधा है कि आप जैसे ही बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत करते हैं, हम बीमा कंपनी को कहते हैं कि आप बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है। अगर वो कंपनी उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेती है कि ये हमारा इसमें फॉल्ट है जी, तो वो रिकंसिलिएशन स्टेज पे ही वो केस खत्म हो जाता है। तो जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को बीमा लोकपाल के समक्ष जाना है, शिकायत दर्ज करानी है, तो वो कितने समय के अंदर जाए? मान लीजिए कि कोई घटना है, किसी वजह से वो परेशान है और वो आदमी भी आश्वस्त होकर के बैठा है कि नहीं कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी तब जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टाइम लिमिट तो होगी कोई? जी हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 15 दिन का एक फ्री लुक पीरियड होता है। अच्छा, नॉर्मल पॉलिसी धारक को जैसे ही बीमा बॉन्ड मिलता है, उसको अगर उसके खिलाफ कोई भी शिकायत है या ग्रीवेंस है तो 15 दिन के अंदर वो जो है उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। ओके। पर मान लीजिए 15 दिन का टाइम बीत गया जी, उसके बाद जब भी वो शिकायत करे, अगर 1 महीने के अंदर उसका रिप्लाई उसको नहीं मिलता है, ओके। वो हमारे पास आ सकता है। सर, जैसे कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के जा रहा है तो नॉर्मल कोर्ट्स की जिस तरीके से कार्यवाही चलती है कि हर पक्षकार को अपनी तरफ से एक अधिवक्ता को अपॉइंट करना होता है, तब उसकी कार्यवाही आगे चलती है। बीमा लोकपाल के समक्ष भी क्या किसी वकील को अपॉइंट करना ज़रूरी है? नहीं, हम लोगों ने इसीलिए रखा है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो लोग किसी तरह की लीगल एड या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग डिस्करेज करते हैं कि वकील ना तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेश होगा और ना ही बीमा धारक की तरफ से होगा, ताकि कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई खर्चा नहीं हो। सर, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के जा रहा है उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको वो पेश करेगा, तब जाकर के मामला आगे बढ़ेगा? हम लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो सबसे पहले जो उसने शिकायत की बीमा कंपनी को, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। अच्छा। बीमा कंपनी ने क्या जवाब दिया, एक उसकी कॉपी होनी चाहिए। आजकल हर बीमा कंपनी में भी ग्रीवेंसेस सेल का मैकेनिज्म है। जी। मान लीजिए बीमा कंपनी ने आपका दावा निरस्त किया है तो एक अपील की स्टेज उस कंपनी के पास है। तो आपने ग्रीवेंस सेल में भी उसके खिलाफ, बीमा कंपनी ने जो आपका दावा निरस्त किया है उसके खिलाफ अपील की है, तो ग्रीवेंस सेल का क्या रिस्पॉन्स रहा उसकी एक कॉपी चाहिए और आपकी बीमा पॉलिसी की कॉपी चाहिए। मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि बीमा कंपनीज की तरफ से ये जवाब नहीं होना चाहिए कि साहब इन्होंने हमारे को प्रॉपरली कंप्लेंट नहीं किया या हमारी जो अपीलेट अथॉरिटी है ये वहाँ नहीं गए। एक बार वो बीमा कंपनी के यहाँ अपने सारे एग्जॉस्ट कर ले ऑप्शंस, उसके बाद हमारे पास आए। अच्छा। ताकि हम लोग इमीडिएटली फिर उसको न्याय दे सके। जी सर, हमने ये समझा कि एक तरीके से ये जो पद है, ये जो व्यवस्था है, ये सुलह की एक व्यवस्था है कि आप कोर्ट ना जाएं, वहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें, वो बाद में जाएं, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि यहीं पर ही मामला निपट जाए, यहीं पर ही दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो जाए। यदि जो डिसीजन दे रहे हैं बीमा लोकपाल, उससे कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए शिकायतकर्ता ही संतुष्ट नहीं है, क्या उसके पास कोई अपील का अधिकार है? शिकायतकर्ता के पास पूरा अपील का अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। बट बीमा कंपनियों के लिए हमारा अवार्ड बाइंडिंग है। ताकि कोशिश ये होती है कि बीमा कंपनीज जो हैं कोर्ट में नहीं जाएं जी। और वो कोशिश करें कि जो भी हमने अवार्ड दिया है उसको कंप्लाई करें, उसका कंप्लाई विद करें, उसका पालन करें। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा कंपनी है वो अब आगे अपील नहीं कर सकती? उनके लिए अवार्ड बाइंडिंग है। ओके। वो बाइंडिंग है, उनको 30 दिन के अंदर जो है उसको अवार्ड को कंप्लाई विद करना है।
सर, बीमा लोकपाल की व्यवस्था को यदि हम देखते हैं, यदि हम आंकड़े उठाएं और देखें कि जब से आप बता रहे हैं 96 से ये पद आया है, ये व्यवस्था आई है, तो इसका फ़ायदा लोगों को हुआ है? लगभग कितने मामले इसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? देखिए, ये लोगों में जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती जा रही है जी, तो उसी हिसाब से शिकायतें भी बढ़ रही हैं, शिकायतों का निवारण भी हो रहा है। और हमारे यहाँ एक संस्था है जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, IRDA। जी, वो बीमा लोकपाल का सारा कार्य जो है वो डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर भी करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इसमें जितनी इम्प्रूवमेंट हो सके उतनी इम्प्रूवमेंट हम लाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में उन्होंने जो एजेंट्स हैं, मिडल मैन हैं, जी, उनको भी इसके अंडर लाया है। और इतनी जल्दी निर्णय हो रहे हैं कि 2021-22 में टोटल 44,000 शिकायतें पूरे भारतवर्ष में आई और जिसमें से 40,000 का निवारण इमीडिएट हो गया। अच्छा, और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि ये बीमा लोकपाल जो राजस्थान का ऑफिस है, जी, हमारे पास पिछले साल 1400 के करीब शिकायतें आई अच्छा, और पूरी 1400 की 1400 शिकायतों का निवारण हो गया। हम लोग जो हैं, बहुत कम ऐसे ऑफिस थे जहाँ पे 100% जो है कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है। सर, आपने जैसे हमें बताया कि पहले केवल जो बीमा कंपनीज हैं वो तो इसके अंदर कवर होती ही हैं, बीमा एजेंट्स भी इसके अंदर कवर होते हैं और वो कई बार बच निकलते थे ये कह करके कि इसमें हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हम तो कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं। उनको भी इसके अंदर शामिल करने से क्या क्या फ़ायदे हुए? उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब हम लोग जो है बीमा कंपनी के साथ साथ ही अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ब्रोकर के थ्रू बेची गई है या कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व है, तो हम उसकी भूमिका को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। जी, और हम जब अवार्ड देते हैं उसके साथ साथ हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि बीमा कंपनी अवार्ड तो कंप्लाई विद करे ही करे, वो जो ब्रोकर या मिडिल मैन है उसके खिलाफ भी एक्शन लें, बिल्कुल, उसको ब्लैक लिस्ट करें। और बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां इंश्योरेंस कंपनीज ने मिडिल मैन को ब्लैक लिस्ट करना शुरू किया है, अपने पैनल में से उनको बाहर किया है। मतलब अब उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और वो उनके बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। जी, जी, जब इंश्योरेंस कंपनीज उनको ब्लैक लिस्ट करना शुरू करती हैं तो उनको आगे फिर इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो नहीं मिलता है। सर, यदि हम देखें कि एक तरीके से ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो काम करती है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, बहुत सी कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई है, लोगों का हित इससे जुड़ा हुआ है। कई बार जानबूझ के लोगों को इसके जाल में फंसाया जाता है उन कंपनीज के द्वारा जो फ्रॉड तरीके से काम कर रही हैं। किस तरीके से लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत तरह के केसेस आते हैं जिसमें हमें लगता है कि उस आदमी के साथ इनिशियली धोखा हुआ है, उसको जो प्रोडक्ट बताई गई जी, और जो फाइनली उसको जो मिली है वो सेम नहीं है। इसको हमारे भाषा में कहते हैं मिस सेल, जी, कि आपको कहा कुछ गया है और बेचा कुछ गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये इंश्योरेंस कंपनीज तो इसमें इन्वॉल्व कम हैं, पर उनके जो एजेंट हैं, वो ज़्यादा जो है। मिडिल मैन लोग हैं, जिनका सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी से उनको कमीशन लेना है बिल्कुल। एक बार पॉलिसी बेचने के बाद, जी, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं। जैसे गांव में हमने देखा है कि वो उनको कह देते हैं कि हम आपके घर के ऊपर वो टीवी कंपनी का टावर लगवा देंगे, जी, जी, और टावर लगवा देंगे, उसका आपको किराया मिलेगा। कई बार वो कहते हैं कि आपको हम जो है लोन की सुविधा देंगे, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, आपके बच्चों को लोन मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रलोभन बहुत देते हैं। उसमें हमारी कोशिश होती है कि इमीडिएटली ऐसे बीमा धारकों को हम लोग पूरा न्याय दे सकें। जी, पर मेरी बीमा धारकों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे प्रलोभन में नहीं आए, जो बीमा पॉलिसी है उसका ज़रूर अध्ययन करें। इसलिए हमारे यहाँ देखिए 15 दिन का टाइम होता है। जो आदमी आपको बीमा पॉलिसी बेचता है और जो बीमा पॉलिसी आपके पास प्राप्त होती है, आपको 15 दिन का टाइम है। अगर आप उसकी कंडीशन, टर्म कंडीशन से सहमत नहीं हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर गांव में या एजेड लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या जो बहुत लोग एजुकेटेड नहीं हैं
मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जो पढ़े लिखे हैं उनको ज़रूर कहें कि वो बीमा पॉलिसी की सारी टर्म्स कंडीशन को एक बार पढ़ें और समझें, और जहाँ पे उनको ज़रा सा भी डाउट लगे वो अप्रोच करें, और अगर बीमा कंपनी उनकी समस्या का निर्धारण नहीं करती है तो हमारे पास आए, हमारे यहाँ से उनको बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सर, ये हम देख रहे हैं कि बीमा लोकपाल, आपने हमें आंकड़े भी बताए कि इतनी शिकायतें आई थी, इतने का समाधान कर दिया गया, तो इससे जो कोर्ट का भार है वो बहुत कम हो रहा है, आपका क्या मानना है? जी हाँ, अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब लोग कोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं। हम भी उनको डिस्करेज करते हैं कि वो बजाय कंज्यूमर फोरम कोर्ट्स में जाएं या नॉर्मल कोर्ट्स में जाएं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे दीवानी और क्रिमिनल केसेस लंबित हैं, तो उसकी जगह हमारे पास आए, और हम लोग तो 90 डेज़ के अंदर जो है कंप्लीट रिड्रेसल करते हैं। और आपको जानकारी बड़ी खुशी होगी कि जहाँ तक ये राजस्थान लोकपाल दफ्तर का है, हमारे यहाँ तो एवरेज 45 डेज़ के अंदर जो है निवारण हो रहा है। तो इतना जल्दी निवारण जो है सिवाय बीमा लोकपाल के और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ 45 दिन के अंदर लोगों को रिलीफ मिल जाए। सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी चर्चा के बाद हमें ये बिल्कुल समझ में आ चुका है कि ये जो बीमा लोकपाल की व्यवस्था है, इससे निश्चित ही हमारे देश को बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, कोर्ट तक बाद में जाएं, पहले इसका फ़ायदा उठाएं, और सबसे ज़रूरी बात, खुद भी जागरूक रहें। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहूँगा कि देखिए, अभी जो है बीमा का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है, और अभी तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है कि लोग जो हैं वो पॉलिसी बाज़ार में जाके थ्रू इंटरनेट पॉलिसीज़ भी लेते हैं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो बीमा पॉलिसी को पूरा अध्ययन करें, उसकी सब टर्म्स कंडीशन को देखें, वो देखें कि उसमें कोई ऐसी हिडन कंडीशन नहीं हो जो बाद में उनको लगे कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। उसके बाद भी अगर उनको लगता है तो वो इमीडिएटली बीमा लोकपाल को अप्रोच करें। पूरे भारतवर्ष में 17 बीमा लोकपाल हैं। अच्छा। और इनका जुरिस्डिक्शन है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पर जाएंगे, आपको पूरा जुरिस्डिक्शन मिलेगा। बीमा लोकपाल राजस्थान पूरे राजस्थान राज्य के लिए है जी। तो किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित हो, चाहे आपके व्हीकल से संबंधित हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, या हाउस होल्ड गुड्स हो, या MSMEs हो, तो उन सब में जो है 30 लाख रुपए तक के जितने भी बीमा के क्लेम्स हैं उनका निवारण जो है बीमा लोकपाल द्वारा किया जाता है। 30 लाख तक के जो मैटर्स हैं वो इसके द्वारा कवर किए जाएंगे। उसके आगे यदि हमें जाना हो तो हम कोर्ट जाएं? हाँ, उसके अगर उससे लिमिट ज़्यादा है, वैसे अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अभी विचाराधीन है। अच्छा। और उम्मीद है कि शायद इसकी लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा। और राइट नाउ जो है अभी ये 30 लाख का लिमिट है। अच्छा सर, इतनी चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज की ये जो चर्चा थी ये ज्ञान की गहराइयों से भरी हुई थी, जिसका फ़ायदा न सिर्फ हमें, पूरे दर्शकों को, पूरे भारत देश को मिलने वाला है। आपने हमें इतना आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, कुछ काम हमें भी करना है, हमें भी जागरूक रहना है। यदि कोई इंश्योरेंस प्लान हम ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें, खुद पढ़ें। वो जो बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमें खुद को जानना ज़रूरी है। कोई भी प्लान लेने से पहले एक्सपर्ट से विचार विमर्श करें, जल्दीबाजी नहीं करें। और फिर भी यदि किसी तरीके की असुविधा का, शिकायतों का, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है तो घबराएं नहीं। देश का कानून हमारे साथ है, बीमा लोकपाल हमारे साथ है। आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा के लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।